हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे मनोविज्ञान के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड अप्रोच। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 5 से सवाल पूछे गए थे जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 क्लास 12 का एमसीक्यू दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, वो सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी साथ में दिया जाएगा। और आप लोग के लिए एक और मैंने इसमें ऐड किया है, जो भी अभी आपका टॉप 30 सीरीज चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन भी आपको इसी में इंक्लूड किया गया है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन मैंने थोड़ा मॉडरेट टू हाई रखा है, क्योंकि हमें हर तरह का क्वेश्चन करना है, चाहे इजी हो चाहे मॉडरेट हो चाहे हाई हो। तो आज का क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई है, तो हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अटेम्प्ट करना। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला सिद्धांत जिसने ये धारणा दी कि सभी व्यवहार उचित नहीं होते। पहला ऑप्शन है एडलर का दृष्टिकोण, विशिष्ट दृष्टिकोण, स्किनर का दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी है मनोगतिक दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोगतिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस सिद्धांत में टीम वर्क और प्रकोष्ठन जैसी दैनिक जीवन प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता का आधार बनाया। पहला ऑप्शन है एडलर का दृष्टिकोण, विशिष्ट दृष्टिकोण, स्किनर का दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी है मनोगतिक दृष्टिकोण। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोगतिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि फ्राइडियन दृष्टिकोण में सपनों के संबंध में विचारों को किसने स्तर है। दो, तीन, चार, या ऑप्शन डी है पाँच। ये सवाल आपके DSSB में पूछा गया था। ठीक है, इसे BVI क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, दो। क्वेश्चन नंबर फोर है, सुपर स्पेसर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक ऐसी प्रक्रिया है जो अन्य सुनिश्चित करती है कि अचेतन आवेग के कारण नींद में बाधा ना आए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश विषय वस्तु का प्रतीकात्मक स्वरूप है जिसे शोक संवेदक द्वारा उसे रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रकट सामग्री, अव्यक्त सामग्री, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकट सामग्री। व्यक्तित्व के मनोगतिक मॉडल में कौन शामिल है। पहला ऑप्शन है पहचान, अहंकार, सुपर अहंकार, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, जो भी आपके व्यक्तित्व है, जो उसका मनोगतिक मॉडल होता है, उसके अंदर पहचान हो चाहे अहंकार और सुपर अहंकार, ये तीनों चीज उसके अंदर शामिल होती है उसके पर्सनालिटी के अंदर। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। आनंद सिद्धांत के अंतर्गत कार्य क्या करता है। पहला ऑप्शन है पहचान, अहंकार, सुपर अहंकार, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, पहचान। आवश्यकता के तुरंत पूर्ति की मांग क्या बताता है। पहचान, अहंकार, सुपर अहंकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, पहचान। स्वयं का संबंध बाहरी दुनिया के साथ स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहचान, ऑप्शन बी है अहंकार, या ऑप्शन सी सुपर अहंकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
याद रखना, स्वयं के साथ बाहरी दुनिया के साथ जब आप ना स्थापित करते हो, उसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहंकार। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि डैश और सुपर अहंकार के बीच क्या रहता है। इसका पहला ऑप्शन है ईद अहंकार, अहंकार ईद, सुपर अहंकार ईद, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर वीवीआई क्वेश्चन रिकॉर्ड करना और आपको बताना है कि डैश और सुपर अहंकार के बीच क्या रहता है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अहंकार और ईद। क्योंकि आपको पता होगा कि मन की चेतना के आपके सिग्मंड फ्रॉइड ने 3 प्रकार बताए थे, ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैटल के प्रस्तावित माप के अनुसार यदि कारक एफ प्रतीक होता है तो उसका उच्च और निम्न स्कोर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बोल्ड, शर्मीली, कोमल चित या विचारशील, कर्तव्यनिष्ठ या समीचीन, या ऑप्शन डी है खुश मिजाज या शांत। आपने पढ़ा होगा व्यक्तित्व के प्रकार। उन्होंने कैटल ने अपने जो भी कारक प्रतीक थे उसे आपने सिंबल में डिनोट किया था एफ, जी, एच। उन्होंने बहुत सारे ऐसे टाइप बताए थे प्रस्तावित माप के अनुसार कैटल ने। तो आपको बताना कि जो एफ सिंबल है वो क्या डिनोट करता है, आपको पर्सनालिटी को आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, खुश मिजाज और शांत। फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया कि इस बार आपका जो कैटल का प्रस्तावित माप है वो जी कारक में क्या प्रतीत करता है, आपको ये बताना है। बोल्ड, शर्मीली, कोमल चित या विचारशील, कर्तव्यनिष्ठ या समाचीन, या ऑप्शन डी है खुश मिजाज और शांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोमलचित और विचारशील। क्वेश्चन नंबर 13, एक और इसमें मैंने सेम पैटर्न पे सवाल रखा था क्योंकि ऐसे सवाल आपके मध्य प्रदेश में काफ़ी बार पूछे गए थे। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपके कैटल के प्रस्तावित माप से उठाए थे और आपका सेम पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कैटल के जो प्रस्तावित माप था, अगर उसमें कारक एल है तो उसका जो उच्च और निम्न स्कोर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संगीत भरोसा करने वाले। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ कर सकते हो। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीयक लक्षण वो गुण है जो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं लेकिन प्रमुख और केंद्रीय लक्षणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। पहला ऑप्शन है कम, अधिक, काफ़ी कम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, काफ़ी कम। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि लक्षण दृष्टिकोण एक प्रक्रिया जिस पर आधारित होती है जिसमें बड़ी संख्या में चरों के बीच संबंधों को सीमित पैटर्न को संकलित किया जाता है। उसे हम गुण विश्लेषण कहते हैं, या कारक विश्लेषण, या ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण के आधार पर लक्षण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है रेमंड बी कैटल, हंस आइसेन, या ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, रैबिट कैटल द्वारा प्रस्तुत कारकों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रेमंड कैटल के 14 व्यक्तित्व कारक, रेमंड कैटल के 15 व्यक्तित्व कारक, या 16 व्यक्तित्व कारक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा कि आप 16 पीएफ, ठीक है, जो आपका 16 पर्सनालिटी फीचर्स है उसको कहा जाता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर, जो कि रेमंड कैटल द्वारा दिया गया था। आपने 16 पीएफ कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो कि आपके एग्जाम में 16 पीएफ से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रेमंड कैटल के 16 व्यक्तित्व प्रकार, ऑप्शन सी। व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी रेमंड कैटल द्वारा प्रस्तुत की गई थी?
पहला ऑप्शन है सतही विशेषता, स्रोत विशेषता, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कैटल के कारक विश्लेषण के माध्यम से कितने सतही लक्षण प्रकट हुए? 45, 46, 47 या ऑप्शन डी है 48। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 46। आज का क्वेश्चन थोड़ा-सा मोटिवेट होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर बता पा रहे होंगे और आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ़ आपको आसान क्वेश्चन नहीं करने हैं कि सिर्फ़ आसान क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ़ उस क्वेश्चन को आपको बार-बार प्रैक्टिस नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है जिसका आंसर आपको नहीं पता है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बस लगता है कि जो उनको आंसर पता है बस वैसे ही क्वेश्चन पूछे और उनका स्कोर काफ़ी बेटर है, तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपके मनपसंद क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश करो आसान क्वेश्चन, ईज़ी से लेकर हाई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सिर्फ़ आपको जिसका आंसर आपको पता है, सिर्फ़ उसका आंसर आपको नहीं आना चाहिए। सारे सवाल, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप हर क्वेश्चन को आंसर आप बता पाओ। ऐसी खुद की तैयारी करो जिससे आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हो जाए। इसलिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है, तो आप लोग वीडियो को बार-बार प्रैक्टिस करना और सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका प्रॉब्लम क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। और साथ में अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट ले चुके हो, कॉम्बो ले चुके हो, तो ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेंड किया जाएगा। तो आप लोग बस अपना तैयारी जारी रखिएगा। कभी भी एडमिट कार्ड डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि आपका रिज़ल्ट इलेक्शन का 4 जून को आने वाला है। 4 जून के जस्ट बाद आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस अपना करते रहो, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट हर किसी का क्वालीफाई होना चाहिए। तो आप लोग पूरे दिलो-जान से प्रैक्टिस करते रहो और बीपीएससी 3 का कभी भी 4 जून के बाद आपका नया डेट डिक्लेयर किया जाएगा, तो आप लोग भी प्रैक्टिस साथ करते रहो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सती लक्षण वो विशेषताएँ हैं जिन्हें हम तुरंत समझ लेते हैं। ये किसी के व्यक्तित्व के वास्तविक बुनियादी पहलुओं की परिभाषा है। क्या ये सच हो सकता है? हो सकता है या सच ना हो सकता है कि गलत ना हो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हो सकता है ये सच ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, रेमंड कैटल के अनुसार वो लक्षण जो व्यक्तित्व के प्राथमिक पहलुओं को दर्शाता है उसे स्रोत लक्षण कहा जाता है। उन्होंने कारक विश्लेषण के माध्यम से डैश स्रोत लक्षणों को पहचाना। पहला ऑप्शन है 45, 46, 14 या ऑप्शन डी है 16। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, रेमंड कैटल ने अपना 16 पीएफ बताए थे, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 बार सवाल पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैटल ने एक माप प्रस्तावित किए थे 16 पीएफ लक्षणों में प्रत्येक के लिए एक स्कोर दिखाता है। इस माप के अनुसार यदि कारक प्रतीत ई होता है तो उच्च और निम्न स्कोर कौन होंगे? पहला ऑप्शन है बोल्ड और शर्मिली, ऑप्शन बी है मुखर और विनम्र, या ऑप्शन सी है आउट गोइंग, या ऑप्शन डी है आरक्षित। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आउट गोइंग और आरक्षित। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 एरिक्सन से है। एरिक्सन के अनुसार प्राथमिक और महत्वपूर्ण बल जो व्यक्तित्व के व्यवहार को संचालित करता है और व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, वो कौन है? अचेत है, सचेत है, सामाजिक संपर्क, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। आपने सिर्फ टू फैक्टर एरिक्सन का पढ़ा होगा, लेकिन एरिक्सन के जब आप डिटेल में पढ़ते हो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने व्यक्तित्व के व्यवहार पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उन्होंने व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी अपना योगदान भी दिया। उसी से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे कि एरिक्सन के अनुसार जो प्राइमरी महत्वपूर्ण बल है व्यक्तित्व को लेकर, उसमें व्यवहार में क्या संचालित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 22, एरिक्सन का विकासात्मक सिद्धांत किस पे था? मनुष्य के 5 चरण, मनुष्य के 6 चरण, मनुष्य के 7 चरण, या ऑप्शन डी मनुष्य के 8 चरण।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मनुष्य के 8 चरण। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि एरिक्सन के अनुसार संकट परिणाम क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक वातावरण, जैविक पर्यावरण, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो एरिक्सन का संकट परिणाम था वो सामाजिक वातावरण और जैविक पर्यावरण पे परिणाम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोगों से भी मैंने कल भी कहा था कि अगर आप कोई एक अपने मनपसंद कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि अगला वीडियो आपके टॉपिक पे बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक पे हम अगली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 24 है, वो दृष्टिकोण जो ये बताते हैं कि कुछ विशिष्ट गुण हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडलर का दृष्टिकोण, विशेषता दृष्टिकोण, स्किनर का दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी है मनोगतिक दृष्टिकोण। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विशेषता दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में विशेषता दृष्टिकोण के संबंध में कौन-सा स्टेटमेंट आपका सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, लक्षण सिद्धांत अलग-अलग लोगों में अलग-अलग लक्षणों के अस्तित्व का उल्लेख करता है। ऑप्शन बी है, लक्षण सिद्धांत अलग-अलग लोगों में अलग-अलग लक्षणों के अस्तित्व न होने का उल्लेख करता है। या ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 26 लक्षण दृष्टिकोण के अनुसार कुछ लोग कुछ लक्षणों पर तुलनात्मक रूप से डैश होते हैं, जबकि कुछ समान लक्षणों पर डैश होते हैं। पहला ऑप्शन है बकाया कम, कम कम, उत्कृष्ट या उत्कृष्ट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बकाया और यहाँ पर कम होगा। दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन को यहाँ पर फिल आप कर सकते हो। क्वेश्चन 27 है, लक्षण दृष्टिकोण के अनुसार सभी लक्षण डैश सभी लोगों में होते हैं। उपस्थित होते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, अनुपस्थित होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उपस्थित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि जो गार्डन अल्पोर्ट है, उन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए कितनों शब्दों की मान्यता दी थी? इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। मैक्सिमम चांस है कि ये सवाल आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 18,000। क्वेश्चन नंबर 29 एल्पोर्ट के मूल लक्षण कितने प्रकार के हैं? आपने एल्पोर्ट के सिद्धांत पढ़ा होगा, मैंने कई बार आपको एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी का सीरीज नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो में प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज मैंने काफ़ी टॉपिक वाइज आपको कराया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, एल्पोर्ट के जो मूल लक्षण थे वो टोटल 3 प्रकार के थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक एकल व्यक्तित्व विशेषता जो व्यक्ति के अधिकांश दृष्टिकोण और कार्य को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कार्डिनल विशेषता, ऑप्शन बी है केंद्रीय विशेषता, ऑप्शन डी है द्वितीयक विशेषता, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्डिनल विशेषता। और आप लोग वीडियो छोड़ने से पहले जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए। जो भी आप सजेस्ट करते हो, जो भी आपका डिमांड होता है, उसे हम ज़रूर पूरा करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा भी कि अगर कोई आप अपने मनपसंद टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, हम आप लोग के लिए लाने की कोशिश ज़रूर किया जाएगा। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ़ आपको 300 में ये सब कुछ मिलेगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11-12, साथ में आपका बीपीएससी का और स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो आपका टॉप 30 सीरीज़ चल रहा है एमसीक्यू का, चाहे आपका टॉपिक वाइज़ हो, चाहे आपका मिक्स क्वेश्चन हो, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा सिर्फ़ 300 में। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालीफाई करना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।